नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार कर रही है। इसके लिए कृषि से जुड़े मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा देने की नई योजना शुरू की है। इससे किसानों को अन्न के भंडारण, बिक्री, प्रसंस्करण में सुविधा मिलेगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री श्री बद्री नारायण चौधरी उपस्थित हैं स्टूडियो में। बद्री नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज जो हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कुछ नई योजनाएं लॉन्च की हैं हमारे इसके अंदर, देश के अंदर कृषि से और किसानों से जुड़ी हुई, जिससे किसानों को फायदा मिले, उनकी आय में किस तरह बढ़ोतरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह फसल का उत्पादन हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार की जो ये नई योजना है, इससे किसानों को किस तरह का फायदा होगा। मई के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की थी जी, उसी समय 1 लाख करोड़ का प्रावधान और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर घोषित किया गया था जी। फिर जुलाई के महीने में उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन भी कर दिया और एक संकेत दिया कि हम इस दिशा में आगे शुरू हो गए जी। अब जो इन्होंने अभी 9 अगस्त को हल छठ का दिन था जी जी। भगवान बलराम जयंती के दिन जी किसानों को उनकी शुभकामनाएं देते हुए जी और उन्होंने जो घोषणा की वो उसका क्रियान्वयन का शुरुआत का दिन था एक प्रकार से जी। बहुत और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो वंचित क्षेत्र था जी ग्रामीण गांव के अंदर जी और जिस प्रकार की ढांचागत सुविधाओं का अभाव था, जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जी ये बड़ा सपोर्टिव कदम होगा। जी तो उसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ इस वित्त वर्ष के लिए जी और 30 हज़ार करोड़ आने वाले 3 सालों के लिए जी और वित्त पोषण और इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को और किसानों को और सहायता देने के लिए घोषित किया जी। इस योजना में जो कोष बनाया गया है वो कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां, जिस तरह की कोल्ड स्टोरेज और इस तरह की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको किस तरह बढ़ावा मिलेगा। क्या था कि हमारे यहाँ उत्पादन तो खूब होता है जी, और अभी भी देश के पास 2 साल तक यदि खेती में कोई नुकसान हो तो भी यहाँ की जनता को खिलाने के लिए पर्याप्त स्टॉक है जी जी। लेकिन उसका वेस्टेज जो है जी वो कई स्तरों पर होता है जी। सबसे पहला स्तर है किसान का स्टेज के ऊपर जी, काटने के बाद और उसके खेत में नुकसान हो जाए, सुखाते टाइम में नुकसान हो जाए, रास्ते में नुकसान हो जाए, यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए किसान तुरंत अपने खलिहान में से फसल को निकालते बाजार भागता है, मंडी में भागता है जी। बिल्कुल। उसको न तो रखने की जगह है जी, न रखने के लिए उसके पास में इंतजार है जी। उसको तुरंत पैसा भी चाहिए और जगह भी चाहिए जी। बिल्कुल। इसलिए ये जो भंडार गृहों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जी तो किसान अपने उत्पाद को भंडार में रख करके उसकी रसीद लेकर के बैंक से लोन ले पाएगा जी। तो उसकी आर्थिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी जी बिल्कुल। और जब उसका भाव अच्छा आएगा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सारे किसान बेचने के लिए मंडी में आते हैं जी तो भाव डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब ऑफ सीजन आता है, बीज का टाइम आता है तो भाव बहुत महंगे हो जाते हैं। हाँ तो इस बीच में जब उसको जरूरत होगी, जब भाव ठीक होगा वो बेचेगा, जी। अर्थात उसका सुरक्षित माल रखा हुआ जहाँ है। उसको तसल्ली होगी कि जो उसकी जो फसल है वो सुरक्षित रखी हाँ, हुई है और वो सही वक्त आने पर उसके सही दाम पर उसको बेच सकता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी किसानों को इस तरीके से। तो बैंक उसके ऊपर लोन देंगे जी। इस प्रकार उसको किसान को और अपनी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, स्थान की आवश्यकता दूर हो जाएगी जी और पैसे की कमी भी पूरी हो जाएगी जी। तो इसमें जो आर्थिक सहायता है वो उसके लिए भी हमने सुना था कि सरकार कुछ उनको जो रुपए हैं, कुछ राशि जो है वो इनके आधार से जुड़े जो खाते हैं उनके अंदर सीधे हस्तांतरित करेगी, जैसे 2,000 रुपए महीना या कुछ 6,000 रुपए साल के, इस तरह की कोई योजना है जिसमें किसानों को किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि वो तो पहले से 1.5 साल हो गया जी। उसके अंतर्गत तो 75,000 करोड़ रुपए अब तक जी किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुके, हो चुका। बल्कि अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड था जी इसमें भी 22,000 करोड़ की राशि किसानों के खातों में गई है। ये अच्छी बात है कि सुचारू रूप से चल हाँ, रही है। इस अवधि में 22,000 करोड़ का सपोर्ट जो है जी जी वो बहुत महत्व रखता है। वो भी एक ऐसे किसानों को जो कि
लघु और सीमांत दर्जे के हैं, जी जी जिनका 86% अनुपात है जी किसानों के अंदर। जी इसलिए आर्थिक मदद उनको और उसके माध्यम से मिली है। लेकिन ये जो योजना आई है जी इसमें 2 करोड़ तक का और क्रेडिट गारंटी स्कीम के साथ में, जी अर्थात सरकार ने नाबार्ड के अंदर जी और खुद के पास भी इस प्रकार का फंड तैयार किया है जी जो बैंकों को गारंटी देगा जी और किसान को उसकी दिक्कत नहीं आएगी। जी और उसमें 50% तक की सब्सिडी भी है। ओके तो 50% की सब्सिडी पहली बार जी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो इससे किसानों के लिए का उपलब्ध काफी हुई है। सशक्तिकरण जिसे हाँ, कहना चाहिए, काफी बहुत उनको अच्छा है। फायदा मिलेगा किसानों को इसके तहत। इसके अंतर्गत जो धनराशि को है सीधे तौर पर आधार से तो जोड़ा ही गया है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आधार से जोड़ने से कि इसका जो लीकेज जो है, रिसाव है, वो रुकेगा इसके अंदर। और ये जो कोविड महामारी के दौरान जो इसको काफी बड़ा संबल रही है ये जो योजना है सरकार की। डीबीटी तो किसानों के लिए क्या, गरीबों के लिए जी बहुत बड़ा पुरस्कार है। जी जी वरना सरकार से पैसा ले लेना, वो भी गरीब आदमी के द्वारा, जी असंभव था। वो मानता ही नहीं था कि ये जो घोषणाएं करते हैं वो हमारे पास आएगी। जी और अब सीधा जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसी दिन बटन दबाया जी और उसी दिन 17,000 करोड़ रुपए खातों के अंदर 1 सेकंड के अंदर चला गया। इसलिए डीबीटी का तो किसान इतना खुश हुआ है जी कि बाकी बची कुछ स्कीमें भी और डीबीटी के साथ जुड़ जाएं, जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के साथ, जी तो फिर उनको चक्कर लगाने का काम बंद हो जाए। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है जी जी खेती के अंदर, जी उसका लाभ किसानों को और सीधा सीधा मिल रहा है। जी और इसी कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि किसानों के बीच में बहुत अच्छी है। जी। और किसानों की और किस तरह की प्रतिक्रिया रही है इस योजना के तहत? किसानों ने इसका स्वागत किया है, जी। लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए, जी अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, जी अगर इसके बारे में और ज़्यादा इसको आगे फैलाएंगे जी तो किसान समझ पाएगा। जी किसान का पुत्र पढ़ा लिखा है, जी अभी वो मजदूरी करता था, घर आके बैठ गया, जी या वो बेरोजगारों की लाइन में लगा हुआ है, जी तैयारी कर रहा है, फॉर्म भर रहा है। जी जी अगर उसको जानकारी मिले पूरी योजना की, जी कई बार क्या योजना का सबसे- नाम तो प्रचारित होता है जी बिल्कुल, लेकिन उसका प्रोसेस पता नहीं होता, पूरी जो या जानकारी नहीं होती। इसलिए उसके ऊपर बुकलेट्स प्रिंट होकर के सरकार की ओर से कई बार पड़ी रह जाती है। जी जी वो जी, प्रचारित हो, हाथों में जी। पहुंचे ठीक जगह पर, बिल्कुल और उनको जानने पढ़ने के बाद में फिर किसान उसका लाभ उठाएगा। तो जो युवा बेरोजगार हैं गाँव के, जी वो इसको अपने हाथों में लेंगे। और एक बार ये परंपरा चल पड़ी तो जी। सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय जी अपने पांव पर खड़ा होना, खुद का रोजगार और दूसरे को रोजगार देना, जी, ये दोनों काम चालू आत्मनिर्भर है। होने का सबसे बड़ा हाँ। रहेगा। जी बिल्कुल। इसके अंदर यही कि इस अभियान चलाकर जगह जगह गाँव में दूर दूर तक इस योजनाओं के बारे में जितना प्रचार प्रसार किया जाए उतना फायदा मिलेगा किसानों और युवा सरकारी जो। योजनाओं के साथ यही एक माइनस पॉइंट है जी कि वो घोषणा हो जाती है, जी लेकिन जो नीडी व्यक्ति है जी। वहां तक वो उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इम्प्लीमेंटेशन तो फिर दूसरी बात है, जी वो इम्प्लीमेंटेशन करने में तो है, लेकिन किसान को यदि पता पड़ जाए तो फिर वो खुद भी अपने घर से निकल करके 2 कदम आगे आएगा जी और वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पीछे लगेगा। जी लेकिन पता ही पूरा नहीं है, मैं उसके काबिल भी हूँ कि नहीं हूँ, जी उसका विश्वास इतना गिरा हुआ है, जी आज तक उसके साथ धोखा ही धोखा हुआ, इसलिए उसको घोषणा मात्र से कोई विश्वास नहीं होता। जी अब एक बार प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जमाए, जी इसलिए वो उन घोषणाओं को ध्यान से सुनता भी है, जी। लेकिन सब किसानों तक जिनके पास जानी चाहिए जी। वहाँ तक जानकारी आप भिजवाओगे जी तो फिर किसान को मजा आएगा। जी। तो आपको क्या लगता है कितना जागरूक हुआ है किसान अपनी तरफ से भी, और सरकार तो जितने प्रयास कर ही रही है, लेकिन क्या खुद भी उनके अंदर ये जागरूकता आई है कि जाके खुद पता करें कि हमारे फायदे से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं नहीं, सरकार बहुत ने। सारी चीज़ें हो गई, गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई, हर जेब जी। में मोबाइल आ गया, जी हर युवक के पास मोटरसाइकिल है, जी मोबाइल के अंदर सारा मार्केट है, मोबाइल में सारे ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध है। हाँ जी। और अभी तो एक घोषणा और कर दी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन कि हम आने वाले 1000 दिनों के अंदर जी। और फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट हर गांव में पहुंचा देंगे। जी अगर ये इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंच जाती है जी तो फिर इन चीज़ों का शहर में गांव में रहने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल। अभी तक जो पलायन हो रहा था जी वो बहुत कुछ रुकेगा। जी। इंटरनेट ने बहुत बड़ा एक
काफी बड़ी जागरूकता फैलाई है गांव-गांव तक के अंदर। नहीं, पुलिस जागरूकता के अंदर। फैली है जी। और लगा कि नहीं, सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है जी, और ये करने किसानों जा में रही है। विश्वास पैदा होना ये भी विश्वास बहुत बड़ी पैदा बात हो, है। आत्मविश्वास पैदा जी हो। बिल्कुल। प्रधानमंत्री से हमेशा संवाद भी करते रहते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि किसानों के साथ सीधे तरीके से जुड़े वो, तो इससे भी किसानों के अंदर जो वित्तीय प्रोत्साहन वो जो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने में भारत की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लगता है आपको ऐसा? पक्की बात है। उनके जो कार्यक्रम आते हैं, घोषित होते हैं, तो जी। उनको बड़े ध्यान से जी समय निकाल करके, मोबाइल निकाल करके या टीवी के साथ बैठ करके जी किसान, ग्रामीण जनता सुनती है। जी लेकिन वो जो युवक है जी वो उस समय कहाँ है, जी क्योंकि उसका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है। जी बिल्कुल। उसको युवाओं स्थिरता की ये प्रदान काफी करने बड़ी- के जी, लिए बिल्कुल। उसके जहन में, जानकारी में ये विषय जाएगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री का वक्त के साथ साथ उनसे जुड़े रहना, संवाद करना, हाँ, ये जुड़े काफी रहने का। प्रोत्साहित करता है वो युवाओं हर को। व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं और व्यक्ति भी उनसे जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने यह योजना कृषि स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनका ये भी कहना है कि ये ऐसे माहौल का निर्माण करेगी जिससे देश के प्रत्येक हिस्से में किसानों को लाभ मिलेगा। तो क्या इससे वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन और ये खाद्य प्रसंस्करण जैसी जो कृषि संरचनाएं हैं, इनमें निवेश करने में बाहरी निवेश की संभावनाएं भी हैं? क्या है कि पेरिशेबल आइटम्स होते जी। हैं, ऐसी सब्जियां, फल वगैरह जी जो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा नहीं, सकते, जी और दूसरा दूर तक ले जाने में भी दिक्कत आती है। जी तो उन सब के लिए कोल्ड स्टोरेज तो चाहिए, जी और वो उसकी आयु बढ़ा देता है जी और सुरक्षा, और वैसा का ताज़ा जैसा निकालते हैं वैसा का वैसा वो उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। जी जी इसलिए इनका एक उपयोग है कोल्ड चेन में, और वहाँ डीप फ्रीजर दे दिया, जी सब्जी तोड़ी उसमें रखी, जी 3 दिन की इकट्ठी हो गई, 2 दिन की इकट्ठी हो गई, तो उसको गाड़ी भर करके, जी और वो एयर कंडीशन गाड़ी है, जी तो सीधा वो और डीलर तक जी पहुंच जैसा जाती। फल को तोड़ते हैं जी, वैसा का वैसा उसी पहुंचा देगा। उसी स्थिति में पहुंच जाता तो है। इसके लिए उसका- किसान एक रेल भी चलाई गई है अभी हाल ही में किसान रेल महाराष्ट्र भी से। चलाइए, वो भी जी, पेरिशेबल आइटम्स और जी, जो इसी दूर के दूर लिए तक ही। माल को भेजने के लिए, जी जी और वो वास्तव में ऐसे केंद्रों पर रुकेगी जहाँ से माल उठाएगी और उतारेगी। जी अगर ये अभी तो एक ही रेल चली है, अभी एक मैं ही रेल समझता हूँ चली है। कि जी, इसको रेस्पॉन्स जो मिलेगा जी तो उसके बाद में इनकी संख्या और बढ़ेगी, जी बिल्कुल तो आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल। पक्का काफी मिलेगा। अच्छी है ये किसान रेल जो योजना है। टोटल एयर कंडीशन है, टोटल एयर और कंडीशन उसमें कोई मसाले हों, फल हों, सब्जियां हों, जी वो देश के किसी भी कोने में किसी भी पहुंचने के सबसे लिए बड़ी बात यह है कि पास ही नहीं देश के किसी भी कोने में किसान अपनी फसल को बेच सकता है, पहुंचा सकता है। बेच सकता है। बिल्कुल। आजकल जो सबसे ज़्यादा बात चलती है, प्रधानमंत्री ने जैविक खेती की भी बात करी थी, या कहें कि कम रसायन का उपयोग किया जाए, क्योंकि बिल्कुल बिना रसायनों अपनी के तो बात खेती को पूरा करते करते उन्होंने किसानों को जी। एक सलाह दी जी कि आप लोग रसायन यानी यूरिया इतना डालते हो जी कि धरती माता को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। जी तो इसका मतलब सीधा निकलता है कि इसका विकल्प तैयार करो, जी या फिर यूरिया को संतुलित मात्रा में डालो, जी जितना प्रेस्क्राइब्ड है उतना। जी जी तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम चालू की थी, जी उसका मतलब है कि जैसे मनुष्य का सारे टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, खून में क्या कमी है, जी जी और वही सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जी वैसे ज़मीन में भी, और फसल के लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए, जी और उनकी यदि कमी है जी तो वही देने चाहिए। अनावश्यक यूरिया डीएपी भरने से क्या लाभ होगा। बिल्कुल। मिट्टी की हेल्थ के बारे में भी मिट्टी पता की चल हेल्थ जाता के है बारे उसके में, इसके हाँ। अंदर, ताकि किसानों को पता चले कि उसके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कि इनको बढ़ाया जाना जरूरी है। क्या वाकई में ही इसका उपयोग करते हैं किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड जो अभी है? क्या है कि राज्य जानकारी है? सरकार का जो काम था ना, जी वो पूरा नहीं हुआ। अब कहने की बात नहीं, लेकिन दुर्गापुरा में जी इस प्रकार के सारे वाहन खड़े हैं जिनके टायर गल रहे हैं। तो उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके बाद व्यवहार में भी जी वो चालू रहे हैं, जी सबसे और बड़ा जांच मुद्दा होती यही रहे। है। जी एक बार जांच कर दी, और वो ये जांच भी एक गांव का एक सैंपल करके पूरे गांव को रिपोर्ट दे दी, जी या हर खेत की करनी चाहिए। जी ऐसे बहुत फर्क है। जी जी इसलिए भी किसान के हाथ में वो कार्ड उपयोगी नहीं है। तो जो किसान खुद सजग है जी और समझता है इसका लाभ, जी जी वो अपने सैंपल ले जाता है, दुर्गापुरा लेबोरेटरी उसकी जांच करती है, अच्छा और उन रिपोर्ट के आधार के ऊपर, यानी हर जिले में रिपोर्ट जांच है, जी केवीके वगैरह उनमें है, जी तो ये जी सब वहाँ से लाते हैं, पानी की, मिट्टी की जांच, उसके आधार पर अपनी फसल को वो पोषक तत्व देते हैं।
तो कहने का मतलब है कि किसानों में भी इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए कि सरकार तो कर ही रही है उनकी मदद, पर खुद भी अपने लिए नहीं। अब एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे आईआईटी भी आ रहे हैं जी, बिल्कुल, एमबीए, वो आईआईएम आ रहे हैं जी जी, एमबीए आ रहे हैं जी, और यहाँ तक कि 10-10 साल के अच्छे पैकेज, नौकरी का अनुभव छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं, सुनते रहते हैं। हाँ। और जिस क्षेत्र में पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग आते हैं उसका विकास होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक गाँव में से जितना भी फर्स्ट क्लास मटेरियल था वो सब शहरों में आ गया जी, और वहाँ रह जो गया। है बहुत बड़ा पलायन होता था गाँव से शहरों की ओर। जी, इसलिए अच्छे लोगों का गाँव में टिकना, इसका मतलब गाँव का विकास होना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। इस तरह से योजना से जुड़ते रहें, सरकार भी मदद करते रहें, किसान खुद जागरूक रहें और पढ़े लिखे लोग आते रहें, इसी तरह से खेती की तरफ उनका रुझान बना रहे, तो निश्चित तौर पे खेती को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और एक वर्ल्ड लेवल पे जिसे कहते हैं वैश्विक स्तर पर हमारा देश जो है, वैसे तो है ही कृषि उत्पादन में काफ़ी बड़ी है, तो इस तरह से काफ़ी संभावनाएं हैं आगे नज़र आती हैं। नहीं, हमारे यहाँ संभावनाएं ज़्यादा है जी। पहले बात तो 60% जनसंख्या को खेती ने रोजगार दिया हुआ है जी, हम उनको कहाँ खपाएंगे। जी। दूसरी बात, प्रोसेसिंग के अंदर हम 2.2% ही भागीदारी हमारी अभी तक, जी, जितनी होनी चाहिए उसके अनुपात में। जी, तो किसान जो गेहूं पैदा करता है, आज गेहूं कम बिकता है, आटा ज़्यादा बिकता है उपभोक्ता के पास। जी, जी, तो क्या किसान उसका आटा बना के बेच सकता है? जी, तो आटा चक्कियां बंद हो गई और आटा मिलें लग गई। जी, इसलिए सरकार को थोड़ा सा ही देखना चाहिए कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे कुटीर उद्योगों के अंदर दखल नहीं दे। वो स्थानीय आवश्यकताओं के आटा भी अगर 5-7 दिन का होता है तो उपयोगी होता है। अगर 1 महीने पुराना आटा, 2 महीने पुराना आटा है तो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, कम हो जाते हैं। इसलिए इनको उस क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए। जो आवश्यकताएं लोकल है जी, उसको वहीं पूरी की जाए। सरसों वो पैदा करता है, मूंगफली पैदा करता है, तिल पैदा करता है, लेकिन तेल जो है वो खरीद के लाता है। तो क्या छोटे लेवल के ऊपर ग्रामीण तेल उद्योग नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं आराम से। और लोग तो चाहते हैं कि आज के घानी का तेल मिले। जी बिल्कुल, आजकल तो ज़्यादा जागरूकता 100 रुपए की जगह 250 दे दें वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हमको शुद्ध, बिना मिलावट का और देसी पद्धति से कोल्ड प्रोसेस से निकला हुआ बिल्कुल बिल्कुल तेल मिल जाए। तो इस प्रकार स्कोप बहुत है जी। लेकिन वो जो हमारा माइंड सेट है ग्रामीण युवक का, उसके माँ बाप का, वो चाहते हैं कि नहीं तू निकल यहाँ से, हमारी जो मिट्टी पलीत हुई है बहुत है, तू भाग शहर में जा। उसको रोकने के लिए और प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बार जो सरकार ने काम किया है ये बहुत बड़ा काम है। इसमें एक बार शुरुआत हो जाए टाइम पर, इसकी आवश्यकता है। खेती के अंदर मशीनरी और ईंधन पर भी लागत काफ़ी आती है, जैसे डीजल का मूल्य काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर? डीजल का तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस समय जी, बल्कि डीजल पॉलिटिक्स भी जो है जी वो भी चल रही किसानों के बीच में। ओके। हाँ, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान की क्षमता नहीं है कि डीजल के इतने महंगे डीजल को उठा ले। शहरवासी उठा सकते हैं लेकिन उसके तो ट्रैक्टर चलता है, इंजन चलता है और मोटरसाइकिल भी चलती है और वो लापरवाह भी है। वो इन सब के अंदर अनावश्यक भी खर्च, एक चीज़ के लिए एक बार भागता है, एक साथ लेके नहीं आ सकता वो, इसलिए उसके लिए चक्कर बहुत लगते हैं। तो कुल मिलाकर के सौर ऊर्जा जो आई है इसने किसान को बहुत रिलीफ दी है। एक बार लग गई, सरकार की सब्सिडी मिल गई, उसके बाद 25 साल तक के लिए उसमें कोई बिल नहीं। ये बहुत बड़ी सुविधा, वो बड़ी एक सुविधा है। इसलिए विशेष करके राजस्थान जैसे प्रदेशों में तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ सोलर और ड्रिप इनके ऊपर सरकार को अनुदान की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ताकि किसानों को चस्का लग जाए पूरी तरह और वो बाद में अपनी जेब से भी करें। जैसे यहाँ के कृषि विभाग ने पिछले दिनों और फार्म पॉन्ड की इनकी खूब फाइलें तैयार की और अजमेर ज़िले में केकड़ी वगैरह जहाँ बिल्कुल ड्राई एरिया, कोई पानी का काम नहीं, वहाँ इस प्रकार के फार्म पॉन्ड हुए हैं खेत में। आज कोई जाकर देखे तो वहाँ की फसल दुगनी की बात कर रहे हो आप, तिगनी चौगनी पैदा ले रहे हैं वो केवल सरसों के अंदर, और वो पानी के कारण। तो राजस्थान में यदि पानी मिलता है सिंचाई का तो बाकी साधन भले ही पीछे चले जाएं, और पानी नहीं है तो बाकी क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए कहाँ किस प्रदेश में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से जी ज़रूर, कि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं और जितने भी केवी के हैं, वेटरनरी
और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के अंदर जैविक कृषि के लिए जी तज्ञ लोगों की, एक्सपर्ट की, वैज्ञानिकों की पोस्टिंग होनी चाहिए जी बिल्कुल और उसके उनको बजट देना चाहिए। बिना बजट के कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात तो है। बजट में रासायनिक बजट को कम करते जाएं जी और जैविक के अंदर धीरे 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 बढ़ाते जाएं, जी जो जो झेलते जाएं। तो इसमें रिसर्च वर्क चालू होगा। जी तो हमारे पास आज एग्रीकल्चर फील्ड में डाटा नहीं है जी और डाटा विरोधाभासी डाटा है, उनके आधार पर प्लानिंग भी फेल हो जाती है। जी बिल्कुल इसलिए अच्छा डाटा कलेक्शन हो, जी रिकॉर्ड तैयार हो, जी ताकि प्लानिंग हमारी सटीक हो। जी इसके लिए चाहिए कि इनको वैज्ञानिकों के पद जो जैविक में रुचि रखते हैं, जी ऐसे हैं जैविक वैज्ञानिक बिल्कुल जिनकी बिल्कुल किताबें आज- चलती है, बिल्कुल आजकल लेकिन तो उनके रुचि साथ काफी उनका अभी तक एक्सपोजर नहीं मिल रहा उनको। जी सरकार चाहे तो वो सब आगे आएंगे। जी और देखना, किसान खुद R&D कर रहा है। जी इस जैविक के अंदर सरकार ने जितना नहीं किया, उससे ज़्यादा किसान ने जोखिम उठा करके जी और अपने खेतों के अंदर गाय बांधना, गौमूत्र इकट्ठा करना, जी या फिर जैविक रसायन बनाना, जैविक उर्वरक बनाना जी और उसमें नुकसान भी उठाना, फिर भी करते जाना। जी 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 उसका पंजीयन भी बहुत महंगा है, अच्छा तो वो तो फ्री कर दें कम से कम। जी बिल्कुल यानी ऑर्गेनिक का पंजीकरण करने का काम भी फ्री करे। जी तो इसका मतलब उधर सोचने का अभी गंभीर विचार नहीं हुआ, जी, करना चाहिए। जी नहीं उसका हमें- बहुत रेस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल लोकल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जी जैविक की बहुत मांग है। जी बिल्कुल बहुत और मांग है किसान की जैविक आमदनी बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया है। अच्छा जरिया और जितनी हेल्थ गिर चुकी देश में, जी जितना पर्यावरण बिगाड़ चुके, जी। उन सबको सुधारने के लिए भी आवश्यक है। जी अब संभलने की ज़रूरत है कि संभलने की वाकई में जरूरत जो हो चुका वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे इसका ये हालात और ना बिगड़े, इसके लिए जैविक खेती और इससे जुड़ी जितने भी प्रोसेस हैं, जिस तरह का भी जो भी प्लानिंग और जिसकी ज़रूरत है, वो उस पर थोड़ा और ध्यान और दिए ध्यान जाने देना की चाहिए, और ज़रूरत गहराई है। से ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी इस बात को आगे तक जाएगी, इस हाँ। चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचेगी और किसानों में भी इस हमारी जो बातचीत है आज, उसका काफ़ी उस पर असर पड़ेगा और वो भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि उनको कहाँ कहाँ पर अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। किसानों में तो दो वर्ग हैं, जी एक जैविक के प्रति जागरूक, जी एक जैविक के प्रति कोई जानकारी नहीं। अच्छा ऐसा भी है। इसलिए वहाँ तो धीरे धीरे विस्तार होगा, लेकिन जो जागरूक हैं जी उनको तो प्रोत्साहन मिले, जी वो बिल्कुल लौट के नहीं चले जाएं। जी जी इसलिए वो आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, तो जी। उनकी टीम आगे बढ़ती है। जी अभी सरकार ने और जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जी FPO, जैसे इस घोषणा में भी, और लाभ उठाने वाले लोगों के अंदर, जी और किसान समूह, जी प्राथमिक ग्राम सहकारी साख समितियाँ, जी एग्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्यमी, जी और ऐसे टेक्नीशियंस, एग्री टेक से जुड़े हुए लोग, जी। ऐसे लाभार्थी होने वाले हैं। ओके तो FPO जो है, फार्म जी। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी 300 लोग मिले, एक ग्रुप बनाए और इकट्ठे इक्विपमेंट्स काम मिले, जी इकट्ठा मिलकर के बार्गेनिंग पावर बढ़ा करके एक क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दें। कोई दूध का काम करें, तो कोई सब्जियों का काम करें, कोई जी, फलों जी, का काम जी, करें, जी और या फिर कोई प्रोसेसिंग इकाई लगाएं, कोई जी। मेन इंडस्ट्री लगाए, कोई छोटी इंडस्ट्री उसके आसपास खड़ी करें। जी जी ऐसे स्वयं सहायता समूह और FPO ये मिलकर के जी एक बड़ा ग्रुप यानी कंपनी की तरह जी और अपनी पावर बढ़ा करके जी। मार्केट के अंदर उतरेंगे, तो वो अच्छा पैसा भी उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। जी और ये जो प्रोसेसिंग का काम है, हम्म, हर छोटा किसान नहीं कर सकता, जी मिल के कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा कदम केंद्र सरकार का है। अभी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की उन्होंने पूरी, जी लेकिन वो मैं समझता हूँ कि CBBO का चयन होगा, जी तो और उसके बाद फील्ड में आएगा, जी किसान उसको तुरंत लपक लेंगे। जी बिल्कुल। एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ चाहूँगी, कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं इसके अंदर कि ये जो मछली उत्पादन के लिए भी सरकार काफ़ी प्रोत्साहित करती है किसानों को, तो ये किस तरह से हर तरह है और इसके लिए क्या, इसके लिए है जागरूकता, किसान सोचते हैं इस बारे में? क्या है कितना कि सोचते जो हैं? जी मछली का उपयोग करने वाले बेल्ट है ना, जी वहाँ पालने वाले भी हैं, ओके और जहाँ मछली का उपयोग कम करने वाले हैं, जी। वहाँ पालने वाले कम हैं। वो सीजनल हो जाता है, उतना कर लेते हैं, या फिर अपने सिंचाई के बांध हैं, जी उनमें अनुमति मिल जाती है, तो वहाँ मछली पालन हो जाता है। जी लेकिन जैसे पूर्वांचल है, समुद्र किनारे के हैं, जी जी तो वहाँ यानी कृषि और पशुपालन, तो पशुपालन में वो भी आता है। जी और इन सब की मिलीजुली इनकम, जी एक व्यक्ति थोड़ा मछली का पॉन्ड भी रखता है, जी तो वो मुर्गे पालता है। जी ये जो मुर्गे हैं, ये गाय भैंस के जो चींचड़े हो जाते हैं, जी जी उनको खाते हैं। ओह, उनको छुड़ाना बहुत महंगा काम है, दवाएं बहुत लगा दो, नुकसान पहुंचता है।
और ये उनकी बैठे बैठे सेवा कर देते हैं जी। और इनकम भी दे देते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। जी। और इन सबको मिलाकर कोई खेती करता है जी। वो एकीकृत खेती कहलाती है, जी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ओके। और वो किसान की आय को दुगनी तिगुनी आराम से कर सकती है। जी। और जब किसान मोनोक्रॉपिंग करता है, केवल खेती करता है, एक ही फसल करता है, जी। तो खेती का भी शोषण कर लेता है, जमीन का भी, जी। और उसको एक पक्षीय जानकारी रहती है और उससे उसको लाभ नहीं मिल पाता, वो उसकी आय दुगनी भी नहीं हो पाती है। मैं यहाँ ज़रूर ये कहूँगी कि आपने इतनी दिलचस्प और रोचक जानकारी दी, किस तरह से एक दूसरे के उससे जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। ये वाकई में काफ़ी उसकी बात है कि काफ़ी जानकारी मिल रही है इसके माध्यम से हमको। एक चलते चलते मैं ये और ज़रूर आपसे बात कहना चाहूँगी कि किसान अगर सरकार को कोई सुझाव दे तो वो क्या देगा? किसानों की तरफ से क्या सुझाव है सरकार को? मैं तो भारतीय किसान संघ का एक जी जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ जी। और किसान संघ की ओर से जी जैसे मैंने कहा कि कृषि विशेषज्ञों का जी पद सृजन हो, जी बजट का प्रावधान हो, जी और इसके अलावा जैविक के ऊपर केवल घोषणाएं नहीं हो, जी जैविक के ऊपर व्यवहार में कदम बढ़ाए, जी और भी वैज्ञानिकों का जो माइंड सेट है जी उसको भी बदलने में समय लगता है। जी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनके प्रशिक्षण वर्ग भी हों, जी वो ट्रेनिंग देते ही रहते हैं, जी लेकिन यहाँ उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और उसकी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ICR बहुत अच्छे काम करती है, जी लेकिन इस विषय को भी गंभीरता से लेके रिसर्च वर्क बढ़ेगा जी तो हमारी पुरातन पद्धतियाँ और नूतन आविष्कार जी ये मिलकर के बिल्कुल। किसान का कल्याण कर देंगे। जी, जो नवाचार जितने भी आएंगे इस जितने खेती के नवाचार अंदर वो आएंगे। वाकई में सबके लिए ही, किसानों के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी लाभदायक सबके लिए रहेंगे। लाभदायक। जी बिल्कुल। बद्रीनारायण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अब आपने हमें बेहद रोचक और काफ़ी जानकारी दी, बहुत अच्छी, जो अभी तक कई बातें हमें पता भी नहीं थी, आपने ऐसी बातों हमें बताया। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे इस चैनल और आज की बातचीत से सरकार तक आपने जो सुझाव दिए वो भी पहुँचेंगे और उन पर अमल भी होगा। और जैसे आपने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन और कुछ क्रियान्वयन होता है योजनाओं का, उसमें सुधार होगा, तो उससे हम सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बद्रीनारायण। धन्यवाद।